नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात देश में संविधान की होती है, बात देश की होती है, बात ना बांटने की होती है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री इशारों इशारों में राष्ट्रपति का सहारा लेते हुए बिहार की रैली में कर गए। लेकिन इन सब के बीच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तले गजल गायकी के महारत और हुनरमंद शख्स गुलाम अली ना मुंबई में ना पुणे में कहीं कार्यक्रम नहीं होगा। यह भी एक सांस्कृतिक खौफ पैदा करने की स्थिति समाज के भीतर ही है। लेकिन दस्तक में बात आज इन सब से इतर होगी। दस्तक में बात होगी दरअसल जिस दादरी के मद्देनजर इस देश में राष्ट्रपति को कहना पड़ा और अब प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के तमाम सियासतदान किस बात का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कुछ बोले, या प्रधानमंत्री इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राष्ट्रपति कुछ बोले। इस देश की मौजूद हालात के बीच आइए हम जरा सा पन्नों को पलटते हुए दोबारा आपको उन स्थितियों में लिए चलते हैं कि एक दादरी कुछ इस तरीके से हर सियासतदान के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसने जिस रूप में देखा वैसी व्याख्या कर डाली। जरा रिपोर्ट देखिए। जिसने भी दादरी को अपने नजरिए से देखा उसने दादरी को लेकर अपनी व्याख्या कर डाली। तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल और अपनी अपनी पहचान के साथ नफरत की लाठी और ईंट पत्थर ने अखलाक की जान ले ली और राजनीति ने उस परंपरा और सोच की जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की तासीर है। तभी तो जो नेता भी दादरी के बिजवाड़ा गांव में पहुंचा या जिसने भी सियासी दूरबीन से दूर से ही दादरी को देखा, सभी ने अपनी अपनी राजनीति को ही साधा। जिसे लगा दादरी जहां फिट बैठती है वहां उसने दादरी को फिट कर दिया, यानी सियासी स्वार्थ की अपनी अपनी ढपली और राग लिए हुए। शुरुआत स्थानीय सांसद और मोदी सरकार के सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा ने की, जिनके लिए यह महज हादसा था। ये सब बात है कि गलतफहमी हुई, अफवाह कहिए, गलतफहमी कहिए, हादसा कहिए। तो ये शुरुआत और आज अंत मुलायम सिंह ने यह कहकर कर दी कि दादरी के पीछे वही हैं जो मुजफ्फरनगर दंगों के पीछे थे। एक ही जवाब थी कि 3 लोगों ने ही सब किया है जिन्होंने मुजफ्फरनगर में साजिश की थी। वहाँ हत्या कराने में कामयाब हो गए, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। तो क्या दादरी की घटना को मुजफ्फरनगर से जोड़कर मुलायम ने यूपी सरकार के पुलिस प्रशासन के फेल होने के दाग को छुपा लिया? और इन दोनों के बीच किसी को दादरी के जरिए मुसलमानों पर खतरा लगा तो किसी को हिंदुत्व की प्रयोगशाला नजर आने लगी। किसी को दादरी में गौमाता दिखी तो किसी ने गौमाता की हत्या पर बदला लेने की ठान ली। और इसके बाद तो दादरी का दर्द आंखों पर राजनीति और सियासी मुनाफे की पट्टी बांधे नेताओं के लिए हाथी जैसा हो गया। जिसको जो माकूल लगा उसके मुताबिक व्याख्या होने लगी। इस कड़ी में क्या आजम, क्या मुफ्ती, क्या केजरीवाल और क्या राहुल गांधी, सत्ता की घमा चौकड़ी में माहिर हर किसी ने वही रास्ता चुना जो देश के लिए फिसलन भरा हो, लेकिन सियासत को लेकर उसकी समझ को मान्यता दे दे। हर किसी ने इस सच से आंख मूंद ली कि अखलाक की हत्या के बाद अखलाक का परिवार चाहता क्या है और समाज के कमजोर तबकों में भरोसा या उम्मीद जगे कैसे। अखलाक का परिवार दादरी छोड़कर जाने क्यों निकला और कैसे छुपकर गांव में ही एक दूसरे के घर में भी एक रात उसने बिता दी। ये हालात दुनिया के दादरी को जानने के बाद भी दादरी में नहीं बदले, दिल्ली में नहीं बदले, लखनऊ में नहीं बदले और बिहार चुनाव में भी नहीं बदले। इस सवाल पर हर कोई अगर मौन रहा तो अगला सवाल यही निकला कि देश में हर घटना को अब चुनावी तराजू में ही तौलने की परंपरा चल पड़ी है और चुनाव बिहार में हो रहे हैं तो दादरी का मैदान बिहार जा पहुंचा। जिसने जो कहा वही कहा। अगर बिहार में हम लोग की सरकार बनेगी तो संपूर्ण गोवध बंदी का कानून हम बिहार के अंदर लागू करने का काम करेंगे। बिहार का तो ये मुद्दा ही नहीं है और बिहार में ये मुमकिन ही नहीं, इसलिए कि यहाँ गो हत्या पर प्रतिबंध 1955 से लगा हुआ। और जब सब बोल चुके तो दादरी पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री ने भी बिहार की चुनावी सभा को ही चुना, यानी देश की धड़कन सरोकार से नहीं चुनावी जीत हार से धड़कती है। हम तय कर लें क्या हिंदुओं ने मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। मुसलमान तय कर ले कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। तो दादरी वो लिटमस पेपर हो गया जिस पर राजनीति के आका अपनी कामयाबी का टेस्ट करना चाहते हैं और इम्तिहान बिहार में है। कहा तो यही जा रहा है कि समूची दुनिया की नजर बिहार चुनाव को लेकर है, लेकिन बिहार चुनाव की अपनी नजर
बिहार के वाकई तंग हालात को लेकर है या नहीं है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा किया, क्या अब उन्होंने कह दिया और कर दिया तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा? लेकिन एक लंबी फहरिस्त है, बड़ी लंबी फहरिस्त है, किन किन लोगों ने क्या क्या कहा। तो प्रधानमंत्री अगर सरकार के भीतर, पार्टी के भीतर ताकतवर हैं तो क्या वो इन्हें अलग कर सकते हैं? देखिए रिपोर्ट। छोटे मोटे हाथ, महेश शर्मा, संगीत सोम, साध्वी ज्योति, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, मुख्तार अब्बास नकवी, राजनाथ, अरुण जेटली, तरुण विजय, स्थानीय नेता नवाब सिंह नागर, विचित्र तोमर, ठाकुर हरीश सिंह और श्रीचंद शर्मा। ये राजनीति के कारण छोटे मोटे हर अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए उटपटांग बयानबाजी करने पर तुले रहते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। तो क्या सभी नेता पीएम के बोलने का इंतजार कर रहे थे, या फिर पीएम जब तक नहीं बोले तब तक हर किसी को खुली छूट थी, वो जो चाहे सो बोल ले? क्योंकि दर्जन भर से ज्यादा नेताओं की फहरिस्त में स्थानीय नेता, जिला स्तर के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री सभी हैं और सभी ने कुछ न कुछ दादरी पर बोला ही। और अब प्रधानमंत्री ने जब यह कह दिया कि कोई बयान ना दे, तो क्या दादरी का मुद्दा सुलझ गया? या दादरी की घटना को लेकर जो व्याख्या अभी तक हो रही थी वह सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि पीएम कुछ नहीं बोल रहे थे? यानी पीएम की खामोशी और पीएम का बोलना ही देश की सियासत भी है और देश के लिए सामाजिक राहत भी? या प्रधानमंत्री में ही सारी ताकत बीजेपी ने भी इस तरीके से समेट दी है जिससे लगे कि पीएम जब तक ना चाहे कोई कुछ बोल नहीं सकता, या फिर जब तक वो चाहते हैं तभी तक हर कोई बोलता है? यह सवाल देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार और बीजेपी की भी सारी ताकत प्रधानमंत्री मोदी में जा सिमटी है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। यानी पीएम चाहे तो साक्षी महाराज हो या अपने कैबिनेट सहयोगी महेश शर्मा उन्हें बोलने से रोक सकते हैं और पार्टी से बाहर का रास्ता भी हिंदुत्व का नाम लेकर देश में लकीर खींचने वालों को दिखा सकते हैं, क्योंकि पीएम देश को जोड़ने की बात कह रहे हैं। हमारे देश का भला तब होगा हिंदू और मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम गरीबी को परास्त करें। उत्तर प्रदेश सरकार के तो सवाल सिर्फ कहने का नहीं है, असल में राजनीतिक अंतर्विरोध का है। योगी आदित्यनाथ हो या साक्षी महाराज या साध्वी निरंजन ज्योति, इनकी अपनी राजनीतिक धारा है और समाज के भीतर इनका अपना प्रभाव भी है। कोई भी कह सकता है बीजेपी उग्र हिंदुत्व को जगह क्यों दे रही है। तो सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है। ध्यान दे तो ओवैसी हो या आजम खान, इन्होंने भी उसी नजर से दादरी को देखा जिस नजर से कट्टर हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी से जुड़े नेता देख रहे थे। वहां सवाल हिंदुत्व का उठा, यहां सवाल मुस्लिमों का उठा। क्या भविष्य होगा उन लोगों का? मुसलमानों की क्या हैसियत होगी? उनके अधिकार क्या होंगे? ये बता देना आरएसएस और बीजेपी का जरूरी है। और इन तमाम हालात को जो इंतहाई खौफ पैदा कर रहे हैं पूरे मुल्क के मुसलमानों में, इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं। ये गोश्त का हमला नहीं था, ये मजहब के नाम पर इनको कत्ल किया गया है। तो नजरिया फिर वहीं जाकर अटक गया कि राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए बयानबाजी होती है, और अगर यह रुक गई तो फिर हिंदू मुसलमान शब्द बचेंगे कैसे, और फिर इनकी सत्ता कैसे बचेगी? तय तो यही हुआ था, बिहार चुनाव विकास के नाम पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन किसे पता था बात विकास से निकलेगी, गाय पर अटकेगी, और गाय से आगे बढ़ेगी तो शैतान सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि यदुवंशी क्या खाते हैं, यदुवंश का गुस्सा भड़क गया। नौजवान इस अपमान के लिए मैदान में आए तो वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। लालू यादव पर इससे बड़ा हमला हो नहीं सकता था, और सीधे लालू यादव की तर्ज पर ही लालू को जवाब देने का तरीका प्रधानमंत्री अपनाएंगे यह किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन शैतान शब्द को प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस तर्ज में आगे बढ़ाया। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये शैतान को
यही एड्रेस कहां से मिल पाया ये मुझे समझ नहीं आया। शैतान शब्द का इस्तेमाल इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी एक सभा में किया था। ये गुनहगार, ये शैतान। अकबरुद्दीन के शैतान कहा तो चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं चुनाव आयोग से आज जब पत्रकारों ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने भी शैतान शब्द कहा है, तो चुनाव आयोग ने साफ कहा कि अब प्रधानमंत्री के भाषण की भी समीक्षा की जाएगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इसका समीक्षा करेंगे। जो पीएम ने अपने भाषण में शैतान शब्द का जिक्र लालू यादव के शैतान शब्द को लेकर किया था, और लालू ने क्या कहा था यह भी सुन लीजिए। ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। तो पीएम ने शैतान कहा तो नीतीश कुमार ने भी देर नहीं की और तुरंत ट्वीट कर उन्होंने कहा, पहले डीएनए और अब शैतान। तो सवाल यह है कि क्या वाकई बिहार एक लिटमस टेस्ट की तरह है, और इन सब के बीच दादरी को लेकर अलग अलग तरीके से जो व्याख्या होती रही, इन सब का असर कहां जाकर रुकेगा, कहां ठहरेगा? कश्मीर विधानसभा के भीतर कल एक सदस्य ने बीफ की पार्टी दी और आज थप्पड़ जड़ दिया गया। विधानसभा के भीतर का तमाशा भी देख लीजिए। लिहाजा देखना ही है कि ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं रहा, मोहन भागवत और आरएसएस का हिंदुस्तान रहा। अब अगर आप एक एमएलए को अगर भी आप असेंबली के अंदर ये कहेंगे तो आप सलाहुद्दीन को कैसे कह सकते हैं आप हथियार छोड़ के हमारे साथ बात करो? देखिए, अगर कोई जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई गाय माता का अपमान करेगा तो ये तो होगा ही जो हुआ। बात कहां से चली थी और कहां कहां किस किस रूप में निकलती चली गई, लेकिन इन सब के बीच जरा कल्पना कीजिए, संघ के विचारक के तौर पर जिसकी मान्यता हो वो शख्स अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुछ जानकारी दे तो उसके लिए भी मुश्किल आ जाती है। हम जिक्र कर रहे हैं नागपुर में रहने वाले दिलीप देवधर साहब का। दिलीप देवधर साहब ने पन्नों को पलटा और बताया कुछ सरसंघ चालक ऐसे भी जो मांस खाते थे। उसके बाद क्या हुआ और उन्होंने क्या कहा, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। दादरी बीफ कांड पर हंगामा बरता तो संघ से जुड़े नेताओं ने कैंपेन चला डाला कि मांसाहार करने का मतलब ही एंटी हिंदू होना। लेकिन इन सब के बीच इकोनॉमिक टाइम्स ने एक स्टोरी की और इस स्टोरी में संघ विचारक दिलीप देवधर के हवाले से संघ के आला नेताओं के खाने की आदत पर बात की गई, तो उसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल दिलीप देवधर संघ से कोई आज से नहीं जुड़े हैं, बल्कि जिस वक्त गुरु गोलवलकर थे और देवरस थे उस समय से उनके ताल्लुकात संघ परिवार से रहे हैं। और दिलीप देवधर के हवाले से जब यह कहा गया कि पूर्व सरसंघचालक बाला साहब देवरस और वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत भी सरसंघचालक बनने से पहले मीट खाते थे, तो उसके बाद हंगामा मचा। और बाबूराव जी चौथाई वाले जी ने जो संघ निर्मित किताब में बाला साहब जी के बारे में लिखा हुआ है, उनकी सरसंघ चालक होने की पहले की आदतें, उनका रहन सहन, उनका वे ऑफ लाइफ, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, जो खुलेपन से छापा हुआ है। यूं कोई बड़ा संघ विचारक ऐसा कहे तो हंगामा मचना ही था और मचा भी, लेकिन देवधर अपने अनुभव से ये बात कहते हैं। 11 पत्रकार जो विद्यार्थी थे, बाला साहब जी के साथ में खुलेआम 2-3 दिन चर्चा होती थी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो काफी जगह छप चुका है कि 11 पत्रकार, उसमें से कुछ थे जो नॉनवेज नहीं खाते थे। बाला साहब जी के साथ में मेजॉरिटी लोग चिकन का भोजन का आस्वाद लेते हुए संघ परिवार पर चर्चा करते थे। देवधर के बयान का नतीजा यह हुआ कि संघ से जुड़े समाचार पत्र तरुण भारत में बीते 17 बरस से जारी कॉलम बंद कर दिया गया। लेकिन देवधर का कहना है उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, बल्कि सच कहा कि अगर संघ के नेताओं ने मोहन भागवत से ही पूछ लिया होता तो दूध का दूध और पानी का पानी पहले ही हो जाता। लोगों ने आज बाला साहब तो नहीं है, किंतु मोहन राव जी जीवित है, उनको अगर पूछा होता कि सरसंघ चालक बनने के एक दिन पहले आपके भोजन में क्या था, तो वो मेरे पर नाराज होने की बजाय मेरे चिकित्सक वृत्ति का, पढ़ाई का गौरव कर देंगे। देवधर का मानना है कि उनकी आलोचना को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी सच बोलना दिलीप देवधर को भारी पड़ गया।
जाहिर है किसी भी स्वयंसेवक की जो कि पढ़ा लिखा है, पढ़ता लिखता है और इतिहास के पन्नों में झांक कर व्याख्या करता है, उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। किसने सोचा था? दरअसल इन सबका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के जरिए जारी किए गए बयान और उस भाषण का जिक्र कर कर दादरी पर जो बात कही वो हम सुनाएंगे आपको। लेकिन एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जिक्र किया था राजधर्म का, उस पर भी आते हैं। लेकिन उससे पहले स्थिति देख लीजिए पंजाब की सरकार के भीतर का सच क्या हो चला है। सरकार जो कीटनाशक बेच रही है वह भी नकली और किसान खुदकुशी कर रहे हैं। यह हाल पंजाब का है। 10 में से 7 युवा नशे की चपेट में और किसानों की खुदकुशी का आलम यह है कि सिर्फ बादल राज में 8,000 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। लेकिन सरकार कैसे फेल हो रही है, इसे ट्रेन रोके किसानों के इस मंजर से समझा जा सकता है। क्योंकि सफेद मक्खियों ने राज्य की 2/3 कपास की फसल बर्बाद कर दी है। मुआवजा मिल नहीं रहा और नकली कीटनाशक के चक्कर में किसानों की कमर टूट चुकी है। राज्य में आलम यह है कि 4,200 करोड़ रुपए की कपास की फसल सफेद मक्खियों ने बर्बाद कर दी। 15 किसान इसी चक्कर में खुदकुशी कर बैठे। सरकार ने 640 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया तो किसानों ने ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ कहा जितनी बर्बादी हुई है उसके सामने 640 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਖੀ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ मसला है वो हल नहीं होता। यानी युवा जब नशे की गिरफ्त में आ रहे थे तो सरकार उन्हें नशे से बचा नहीं पाई और जब किसान खुदकुशी कर रहा है तो उसे भी वह बचा नहीं पा रही। मुश्किल इतनी बार नहीं है बल्कि सरकार के जरिए कीटनाशक बेचा गया जो नकली निकल गया। अब कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री को गिरफ्तार कीजिए और उन्हें बर्खास्त कीजिए, लेकिन बादल सरकार अभी खामोश है।